नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का लेक्चर्स वीडियो चल रहा है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय। चैप्टर का नाम है शासक एवं इतिवृत्त। शासक एवं इतिवृत्त यह आपका चैप्टर है एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 12 का, और यह क्लास 12 की पुस्तक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और यह जो चैप्टर है शासक एवं इतिवृत्त, इसमें आपका मुगल साम्राज्य से संबंधित पाठ्यांश है, मुगल साम्राज्य से संबंधित जानकारी दी गई है। आप लोग जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का, केपीएस का, एनबीएस का, डीएसएसबी का, टीजीटी पीजीटी का और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी, बीपीएससी टीआरई 3.0 के प्रति जो भी लोग गंभीर हैं, परीक्षा आपकी होने वाली है 22 जुलाई को होने वाली है परीक्षा। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। यह एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स है, पूरा 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 सबके लिए है। इसमें एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगा। 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल रही है, और उसके अलावा चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज मिल रही है। हैंडरिटन नोट्स मिल रहा है, पीपीटी नोट्स मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। जो भी लोग गंभीर है, सीरियस है, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आइए शुरुआत करते हैं। मुगल साम्राज्य से संबंधित यह आपका चैप्टर है, बहुत खास होने वाला है यह चैप्टर आप सभी लोगों के लिए। मुगल शब्द की उत्पत्ति। भैया मुगल जो है यह शब्द क्या है और इस शब्द की उत्पत्ति क्या है, ठीक है। मुगल शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। मुगल शब्द की उत्पत्ति, मुगल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है मंगोल शब्द से हुई है। मंगोल, आपको बता दूं, बाबर ने जो बाबरनामा लिखा है, उसमें उसमें बताया है कि वह क्या है, वह मंगोलों का वंशज है, ठीक है। तैमूर की 14वीं पीढ़ी और मंगोलों की 14वीं पीढ़ी और तैमूर की 5वीं पीढ़ी का संतान है बाबर, ऐसा बाबरनामा में है। तो मुगल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है मंगोल शब्द से हुई है। मुगलों ने स्वयं इस विश्लेषण का प्रयोग कभी नहीं किया, क्योंकि पितृपक्ष से वे तैमूर के वंशज थे, ठीक है। पितृपक्ष से तैमूर के वंशज थे 5वीं पीढ़ी, और मातृपक्ष की 14वीं पीढ़ी से वह मंगोल के वंशज थे, ठीक है। इसलिए वह तैमूरी कहलाते थे। लेकिन जो मुगल शब्द की उत्पत्ति हुई है मंगोल शब्द से ही हुई है। मातृपक्ष से बाबर चंगेज खान से संबंधित था, और चंगेज खान क्या था, मंगोल था, मंगोलों का नेता था। 16वीं सदी के यूरोपीय इतिहासकारों ने बाबर और उसके परिवार के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। तो यह सब चीज है। और यह जो आपका चैप्टर है शासक एवं इतिवृत्त, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चैप्टर है। और मैं पूरे यकीन और विश्वास के साथ बता दूं, जो लोग हमारे सीरीज को फॉलो करेंगे, हमारे मटेरियल्स को फॉलो करेंगे, बेहतरीन मटेरियल आप लोग को मिलेगा। आप सभी लोग जो भी लोग सीरियस है, गंभीर है, प्लेलिस्ट में जाइए। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 के लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और रगड़ मारिए। रगड़ मारिए का मतलब रगड़ मारिए पूरी तरह से, ठीक है। आप सभी लोग को बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। परीक्षा हाल में प्रदर्शन आपका बहुत ही अच्छा होगा। और 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज भी आप लोग को इसी में मिल रही है। फिर एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 12 का चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज मिल रही है। फिर आपके पीपीटी नोट्स मिल रहे हैं, फिर आपके हैंडरिटन नोट्स मिल रहे हैं, सब कुछ पर्याप्त है आप लोगों के लिए। मुगल दरबार की राजभाषा, मुगल दरबार की राजभाषा क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं, मुगल दरबार की जो राजभाषा है ना, फारसी भाषा है, फारसी राजभाषा है। मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। मतलब जो भी दरबारी इतिहासकार थे, साहित्यकार जो भी थे, वह जिस भाषा को पसंद करते थे, या राजकाज जो जिस लैंग्वेज में होता था वो फारसी ही लैंग्वेज थी। अकबर ने फारसी को राज दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। इसके लिए अकबर को संभवतः ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों, मुगल दरबार में पद पाने के इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया। मैं आपको बता दूं, देखिए फारसी भाषा मुगलों की राजभाषा कैसे बनी, क्योंकि भैया जानते हैं क्या हुआ, जैसे कि हुमायूं अपने प्रवास काल के दौरान ईरान गया था, और ईरान के शाह से उसको मदद मिली थी। इसीलिए हुमायूं के समय से ही मुगल दरबार में ईरानियों का वर्चस्व था। मतलब ईरानी जो लोग थे वह मुगल दरबार में अच्छी पैठ बना लिए थे, और ईरानियों की जो राजभाषा होती है वो फारसी होती है। इसलिए ईरानी जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, दरबारी थे, वो बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में थे। और इन लोगों ने मुगल बादशाह को प्रेरित किया कि जो बादशाह का राजकाज है, बादशाह का जो मुगल दरबार का जो राजकाज है वो फारसी लैंग्वेज में ही हो, ठीक है। देखिए रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ। देखिए मुगलों का जो राजभाषा है फारसी, इसी में सबसे पहले रामायण और महाभारत का अनुवाद हुआ। और रामायण और महाभारत का अनुवाद किसने किया था भैया? बदायूं ने।
बदायूनी एक इतिहासकार था, साहित्यकार था बदायूनी, और इसने रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। महाभारत का जो अनुवाद है वह रजमनामा है, रजमनामा, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। सुलेखन की नस्तलीक लिपि, नस्तलीक शैली, सुलेखन, सुलेखन मतलब लिखावट, लिखने की कला को हम सुलेखन कहेंगे, शुद्ध हिंदी है, ठीक है। तो सुलेखन की नस्तलीक शैली मतलब लिखने की एक शैली, एक विशेष प्रकार जिसे हम नस्तलीक बोलते हैं। और यह जो देखिए, यह जो कुछ लिखा गया है यह नस्तलीक लिपि में ही लिखा गया है, नस्तलीक शैली में ही लिखा गया है। क्या है नस्तलीक शैली? तो देखिए, नस्तलीक अकबर की मनपसंद लेखन शैली थी। सम्राट अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की सबसे मनपसंद शैली थी नस्तलीक शैली, ठीक है। यह एक ऐसी सरल तरल शैली लिखा है, सरल शैली मान लीजिए, ठीक है, जिसे लंबे सपाट प्रभावी ढंग से लिखा जाता था, लंबे सपाट प्रभावी ढंग से लिखा जाता था, जैसे ये लिखा गया है, ठीक है। इसे लिखने के लिए सरकंडे की 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाली सरकंडा, आज पुराने समय में जैसे आज से 15 से 20-25 साल 30 साल पहले या मान लीजिए जो लिखते थे लोग सरकंडे की नोक से लिखते थे, ऐसे सरकंडा होता था और ऐसे इसमें बीच में चीरा लगाते थे, तो उसी सरकंडे की बात हो रही है। तो इसे लिखने के लिए सरकंडे की 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाली एक कलम और स्याही का प्रयोग किया जाता था। सामान्यतः कलम की नोक के बीच छोटा सा चीरा लगाया जाता था ताकि यह स्याही को आसानी से सूख सके, ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसी शैली में लिखा जाता था, ठीक है। सुलह कुल, मुगल दरबार का एक बहुत बड़ी विशेषता सुलह कुल। सुलह कुल का मतलब क्या होता है? सुलह कुल का मतलब होता है सबको साथ में लेकर चलना, सभी धर्म को, सभी जाति को, सभी क्षेत्र को, सभी भाषा को, रंग नस्ल को एक साथ लेकर चलने की जो परंपरा थी यह अकबर की थी। तो अकबर की यह धार्मिक नीति थी सुलह कुल, ठीक है। सुलह कुल जो थी अकबर की धार्मिक नीति थी। उत्तर प्रदेश सरकार सुलह कुल महोत्सव भी मनाती है फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। तो सुलह कुल अकबर की क्या थी? धार्मिक नीति थी, जिसमें अंग्रेजों को, पारसियों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सभी धर्मों को साथ, सभी धर्मों के बड़े बड़े विद्वानों का एक सभा अकबर आयोजित करता था और उसमें सभी की विचारों को सुनता था और फिर यह इस निष्कर्ष पे पहुंचता था कि सभी धर्म का जो संदेश है एक ही है, मानवता, ठीक है। सुलह कुल, तो देखिए अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य में एकता और शांति स्थापित करने के लिए सुलह कुल की नीति अपनाई थी। अकबर ने अपने सभी अधिकारियों को प्रशासन में सुलह कुल की नीति अपनाने का निर्देश दिया था। साम्राज्य के सभी संप्रदाय के लोगों के साथ आपसी भाईचारे एवं प्रेम भाव का व्यवहार करने का आदेश दिया था, ठीक है। तो देख सकते हैं यह अकबर बैठा है और बाकी उसे दरबारी बैठे हैं। मुगल सम्राट अकबर, जलालुद्दीन अकबर 1556 से लेकर 1605, ये 1556 से लेकर 1605 ये जो ये दिया है ना, ये इसके शासन काल का पीरियड है, ठीक है। वैसे इसका जन्म हुआ था, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, ठीक है। लेकिन 1556 से लेकर 1605 तक यह गद्दी पर बैठा रहा, ठीक है। और सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला मुगल शासक कौन था? तो वह सम्राट अकबर था। सम्राट अकबर से थोड़ा सा कम शासन करने वाला था औरंगजेब। और मुगल वंश का वह शासक जिसने बहुत कम समय तक शासन किया था वह था रफी उद्दरजा, ठीक है। जरूर नहीं है कि इसमें बताऊं आपको, लेकिन मैंने वैसे बता दिया। जलालुद्दीन अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से लेकर 1605 को है और सबसे महान मुगल शासक कहा जाता है। ये इतना महान था कि मतलब कि देखिए मैं आपको बता दूं अकबर के बारे में, जलालुद्दीन अकबर के बारे में अब कुछ वर्षों से ऐसा, जैसे यह हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब किसी धर्म में कोई एक व्यक्ति गलत है तो हम सभी को गलत मान लें। कुछ भी हो, सम्राट अकबर निस्संदेह धर्म सहिष्णु शासक थे और उन्होंने बहुत कुछ अच्छा काम किया। वह उस तरह से, जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी या फिर औरंगजेब, सिकंदर लोदी जैसी घृणित नीच मानसिकता के विरोधी थे अकबर, ठीक है। तो अकबर ने अपने समय में बहुत सारा काम किया। हाँ, अकबर का युद्ध महाराणा प्रताप से हुआ, बाकी बहुत सारे शासकों के साथ हुआ। तो भाई एक राजा का कर्तव्य है दूसरे राजा के साथ अगर युद्ध है तो वह लड़े उसके साथ, ठीक है, तो वह अलग मैटर है। लेकिन कुल मिलाकर अकबर अपने समकालीन जितने भी मुस्लिम शासक थे, समकालीन क्या मैं बता दूं, 1000 वर्षों तक, 800 से 900 वर्षों तक जो भी गुलाम वंश हुआ, खिलजी वंश हुआ, तुगलक वंश हुआ, सैयद वंश हुआ, लोदी वंश हुआ या मुगल वंश हुआ, इन सभी वंशों को मिलाकर अगर कोई एक महान शासक जिसके अंदर धर्म सहिष्णुता थी, मुस्लिम शासक की बात कर रहा हूं, तो वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी था, ठीक है।
अब छोटी मोटी भूल अकबर के पास अकबर को भी हुई थी। अकबर ने एक बार चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और वहां पर उसने कत्लेआम करने का आदेश दिया था, और यह सचमुच में चित्तौड़ पर आक्रमण जो हुआ वहां पर जो कत्लेआम अकबर ने आदेश दिया था, कत्लेआम करने का आदेश दिया था, वह अकबर के धवल यश पर कलंक का टीका है, क्योंकि अकबर ने अपने पूरा जीवन अच्छा काम किया, एक दो कामों को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो। ठीक है, तो देखिए अब जलालुद्दीन अकबर को सबसे महान मुगल शासक माना जाता है, क्योंकि उसने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसे सुदृढ़ और समृद्ध भी बनाया। इन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हिंदू कुश पर्वत तक करने में सफल रहा। ठीक है, मुगल राजवंश का अंत कैसे हुआ? मुगल राजवंश का अंत तो शुरुआत का कब हुई थी मुगल राजवंश की? 1526 में अकबर के समय से, अकबर नहीं बाबर के समय से, और अंत कब हुआ? 1857 में अंत हुआ। ठीक है, तो देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन की केंद्रीय शक्ति कम हो गई, अतः विशाल मुगल साम्राज्य के स्थान पर कई क्षेत्रीय शक्तियां उभर कर आ गई। कुल मिलाकर 1707 में 7 से पतन होने लगा। ठीक है, लेकिन फिर भी सांकेतिक रूप से मुगल शासक की प्रतिष्ठा बनी रही और 1857 तक यह प्रतिष्ठा बनी रही। ठीक है, और अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। कुल मिलाकर यह देखिए 1526 से लेकर 1707 तक मुगलों की स्थिति सबसे अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, इस 1707 के बाद स्थिति थोड़ा सा दुर्बल होती गई और यह स्थिति जो थी 1857 तक एकदम बिल्कुल खत्म हो गई, मुगल वंश का अंत हो गया। मनसबदारी प्रथा, मुगलों की जो प्रथा थी मनसबदारी प्रथा, यह क्या है भैया? तो देखिए इसे क्या समझेंगे। मनसबदारी फारसी भाषा के मनसब शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पद या ओहदा। मनसब का मतलब क्या होता है? पोस्ट होता है भैया, पोस्ट, पद। ठीक है, और मनसब जो किस भाषा का, किस लैंग्वेज का यह शब्द है? तो फारसी। ठीक है, तो मनसबदारी फारसी भाषा के मनसब शब्द से निकला है, जिसका अर्थ पद या ओहदा होता है। जिस व्यक्ति को सम्राट द्वारा यह पद दिया जाता है उसे मनसबदार कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक बात आप बता दूं, जैसे अधिकारी, तो एक तरह से मैं बता रहा हूँ अधिकारी को मनसबदार कहते थे, ऐसा समझ लीजिए थोड़ा बहुत। ठीक है, इस प्रथा को मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ प्रदान करने हेतु लागू किया। मतलब यह जो मनसबदारी व्यवस्था है यह मुगलों की देन है, और मुगलों में भी अकबर की देन है। अकबर ने इस व्यवस्था को शुरुआत किया था, और मनसबदारी व्यवस्था जो थी वह अकबर के प्रशासन को सुदृढ़ करने का कार्य किया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यह सम्राट अकबर है, और यह मनसब बना रहा है किसी एक अधिकारी को। ठीक है, एक व्यक्ति को। पांडुलिपि, पांडुलिपि का मतलब क्या जानते हैं? मार्केट से जो किताबें खरीद के लाते हैं वो पांडुलिपि नहीं है। पांडुलिपि का मतलब कोई भी आपका नोटबुक हो जिसको आप लिख रहे हैं, ठीक है, पहली बार लिख रहे हैं, अपने से खुद से अपने कापी पर कलम से लिख रहे हैं, तो वह पांडुलिपि है। लेकिन आप अपनी कुछ लिखे हुए हैं तो उसको भी पांडुलिपि बोल सकते हैं, उसकी बात अलग है। लेकिन इतिहास में, ऐतिहासिक समय में जो दरबारी थे, जो साहित्यकार या इतिहासकार थे, जिन लोगों ने लेखन कार्य प्रारंभ किया, पहली बार लेखन कार्य प्रारंभ किया, वह पांडुलिपि उसे कहा जाता है। मुगल दरबार में पांडुलिपि की रचना का श्रेय, जैसे रामचरितमानस, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था। रामचरितमानस में 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। सुंदरकांड जो है आपका, यह आपका सुंदरकांड सुरक्षित है वाराणसी में, जबकि किष्किंधा कांड और बाल कांड यह आपके चित्रकूट में है। ठीक है, तो देखिए मुगल दरबार में पांडुलिपि की रचना का मुख्य केंद्र शाही किताबखाना था। शाही किताबखाना था, पांडुलिपि की रचना का केंद्र जो था शाही किताबखाना था। ये जो शाही किताबखाना था दरअसल ये वह स्थान होता था जहां मुगल दरबार के जो भी दरबारी साहित्यकार आदि थे वह क्या करते थे, वह कोई भी रचना लिखते थे अपने, जैसे कोई भी रचना भोजपत्र पर, ताड़ के पत्तों पर लिखा करते थे, या किताब या कागज पर लिखा करते थे, और उसे शाही किताबखाना में जमा कर देते थे ताकि वहां पर सुरक्षित रहे वह चीज। ठीक है, तो यह दरअसल एक लिपि घर था। यह क्या था? किताबखाना। देखिए उसको क्या कहा जाता था? किताबखाना। ठीक है, किताबखाना, जैसे किताबखाना लाइब्रेरी समझ सकते हैं, तो उस समय लाइब्रेरी नहीं कहा जाता था, उस समय इसे किताबखाना कहा जाता था। और उस किताबखाना में क्या होता था? पांडुलिपि की रचनाएं होती थी, सुरक्षित होती थी।
ठीक है। तो किताबखाना जो था एक दरअसल लिपि घर था, जहाँ बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था और नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। उसी किताबखाना में पांडुलिपियों को का संग्रह किया जाता था, उसका संरक्षण किया जाता था, उसका देखभाल किया जाता था और नई पांडुलिपियों की रचना भी की जाती थी। पांडुलिपि की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले लोग भी शामिल थे। पांडुलिपि का मतलब ये मत समझिए कि केवल एक व्यक्ति लिख रहा है तो बस वही मेन है। भाई कोई व्यक्ति कुछ लिख रहा है, जैसे अकबर के समय का जैसे आईने अकबरी है, अकबरनामा है। तो अकबरनामा 3 भागों में है और तीसरा भाग जो है आईने अकबरी कहलाता है। तो आईने अकबरी जो लिखा है अबुल फजल ने लिखा है, लेकिन उसमें केवल लिखने का काम किया। लेकिन फिर कभी-कभी किसी चीज पर, जैसे मान लीजिए बादशाह जो है किसी को दान दे रहा है, तो उसको चित्रित करने का काम, मतलब उसी पांडुलिपि में उसी किताब को चित्रित करने का काम भी कोई कर रहा है। उसी किताब में अलग-अलग पन्नों को नत्थी करने का काम भी है। उसी किताब में उसके मुख्य पृष्ठ को पेंटिंग करने का काम, उसको संरक्षित करने का काम, ये सब कुछ है। ठीक है। तो पांडुलिपि की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले लोग भी शामिल थे, जैसे कागज बनाने वाले लोग, पांडुलिपि के पन्ने तैयार करने वाले लोग, पांडुलिपि के लिए अलग अलग पन्ना तैयार करने वाले लोग, फिर पाठ की नकल करने के लिए सुलेखन, पृष्ठों को चमकाने के लिए, पृष्ठों को चमकाया जाता था, चमकाने के लिए कोफ्तागार, पाठ के दृश्यों को चित्रित करने के लिए चित्रकार, मतलब हर पाठ में हर पृष्ठ पर चित्रकारी की जाती थी। ठीक है। चित्रकारों की पाठ से दृश्यों को चित्रित करने के लिए जिल्दसाजों, जिल्दसाज मतलब क्या है, पन्नों को आपस में मतलब नथी करना, जिल्दसाजों की प्रत्येक पन्नों को इकट्ठा कर उसे अलंकृत आवरण में बैठाने के लिए आवश्यकता होती थी। ठीक है। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। तो जब पांडुलिपि खूब बढ़िया से तैयार हो जाती थी तो उसे क्या माना जाता था, एक संपदा माना जाता था, एक बौद्धिक संपदा माना जाता था। ठीक है। वास्तव में ये आकर्षण पांडुलिपियां अपने संरक्षक मुगल बादशाह की शक्ति को दर्शाती थी। ठीक है। पांडुलिपि जो बनती थी, वैसे जैसे मान लीजिए आज हम लोग पास किताब है, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी का एक बुक है, तो उसमें बहुत सारी चित्रकारियां हुई है ना, केवल लिखा तो नहीं गया है। तो आप ये मत समझिए उस समय में केवल लिखा बस जाता था, लिखा पर नहीं जाता था। जिस पृष्ठ पर कुछ कोई चीज घटनाओं, जिस घटना के बारे में वर्णन किया जाता था, उस घटना का चित्रकारी की जाती थी। ठीक है। और खूब बढ़िया पेंटिंग बनाया जाता था। तो देखिए मुगल दरबार में अनुशासन व्यवस्था कैसी थी, किस तरह से लोग अनुशासित होकर रहते थे भाई। आप जानते हैं कि जब मुगल बादशाह की एंट्री होती थी तो कई बार एकदम लंबा चौड़ा डायलॉग उसके सम्मान में बोला जाता था। मुगल भाई देखिए, कोई भी बड़ा जैसे आज भी अगर कोई पावरफुल व्यक्ति, कोई एक सम्मानित व्यक्ति, हम पावरफुल नहीं कहेंगे, सम्मानित कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा आदरणीय है, आपके लिए सम्मानित है, तो वहां आप जिस तरह से बिहेव करेंगे वो आप मित्रों के सामने थोड़ी करते हैं। मित्रों के सामने हम अलग तरह से बिहेव करते हैं, अपने घर पर अलग तरह से बिहेव करते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा आदरणीय हो आप लोगों के लिए, ठीक है, तो वहां पर हम अलग तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है। तो वही बात है, तो यहाँ पर मुगल दरबार में अनुशासन का विशेष ख्याल रखा जाता था कि दरबार में किस तरह से खड़ा होना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से दरबार में मुगल शासक का अभिवादन करना है, यह सब सारे नियम में थे। तो देखिए, दरबार में सभी दरबारियों का स्थान बादशाह द्वारा ही निर्धारित किया जाता था। बादशाह द्वारा ही निर्धारित किया जाता था कि कौन सा अधिकारी कहाँ बैठेगा। जो अधिकारी, जो व्यक्ति बादशाह के सबसे करीब रहता था, उसका पद उतना ही ऊंचा समझा जाता था। दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितना पास और कितना दूर बैठा है। जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं भी जाने की अनुमति नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि बादशाह ने सिंहासन पर बैठा और आप क्या हैं, आप उठकर चल दिए। ठीक है। यह ऐसा अनुशासनहीनता नहीं चलेगा। अभी मैं आज की बात बता रहा हूँ, आज या कल की बात है, न्यूज़पेपर में निकला हुआ है, आज ही और कल की बात है, न्यूज़पेपर में निकला हुआ है कि यहाँ उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश के जो नए नियुक्त लेखपाल हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था। तो उसी में से एक लेखपाल आए और उन्होंने अधिकारियों को बोला कि आप सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं और हम लोगों को नाश्ता करने के लिए आप पूछ नहीं रहे हैं। ठीक है। तो इसे अधिकारियों ने, और वहां पर केंद्रीय मंत्री भी थे, अधिकारी भी थे, और इसे उन्होंने क्या माना, अनुशासनहीनता माना। इस तरह से अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आज पहला दिन है, नियुक्ति का पहला दिन है, और नियुक्ति के पहले दिन ही आप इस तरह से अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल क्षम्य नहीं है। ठीक है। बिल्कुल क्षम्य नहीं है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे ऐसा होना चाहिए, भाई लोकतंत्र है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं होती है। हमें जब कोई बड़ी बात होती है तब हमें कुछ कहना चाहिए। ठीक है। इसमें कौन सी छोटी छोटी बातों पर कोई कुछ नहीं कहना चाहिए। ठीक है। कम से कम यह आपके धैर्य की भी परीक्षा होनी चाहिए कि अगर छोटी छोटी बातों पर इस तरह से आप अधिकारियों के सामने आ गए कि नाश्ते के लिए, तो आगे आप कौन सा काम कर पाएंगे। ठीक है। तो शायद उन्हें सस्पेंड करने की कार्रवाई चल रही है।
तो इस तरह की बातें हैं, तो हमें पता होना चाहिए कहाँ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो देखिए, न ही कोई बादशाह की अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता है। अगर एक बार दरबार लग गया तो कोई भी दरबार की बादशाह की अनुमति के बिना दरबार से बाहर नहीं जाएगा और न अपनी जगह से उठ सकता है। ठीक है, दरबार के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को तुरंत दंडित किया जाता था। ठीक है, मतलब दरबार में एक प्रकार का डिसिप्लिन बनाए रखा जाता था। ठीक है, तुलादान। ये तुलादान क्या है भैया, मैं आपको बता दूं। चलिए अगले वीडियो में मैं इसको बताता हूँ, जो बाकी चीजें हैं वो अगले वीडियो में मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी शो हो रहा है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। तो जो लोग गंभीर हैं, सीरियस हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।